दोस्तों आइए देखते हैं जो इरुटेरिया की 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव सेशन वाली जो बुक है उसके में जो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है वही कड़ी चल रहा है। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। इसमें लास्ट जो 20 तक सेट दिया हुआ है, इसमें 20 तक सेट के अंतर्गत जितने भी स्मरणीय तथ्य है उसको कवर किया गया है। अगले वीडियो में फिर से 20 से 30 तक का लिया जाएगा, फिर 30 से 40 तक का लिया जाएगा, 40 से 50 तक का, ऐसे ही आगे वीडियो बनाया जाएगा ताकि 10 वीडियो में इसको किया जाए, समाप्त किया जाए। टोटल इसमें 100 सेट हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन आता है कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा अल्पतगीन। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। क्वेश्चन आता है कि सुल्तान का, ठीक है, सुल्तान जो था ना, ये क्या बोलते हैं, सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला पूछे पहला शासक कौन था, तो नाम आता है मोहम्मद गजनी का। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबुर्नी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्वी रहते थे। आता है अलबुर्नी किसके दरबार में रहता था, तो मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलबुर्नी और फिरदौसी का नाम याद रखें, अलबुर्नी, फिरदौसी और फारूकी। आता है मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, टोटल 17 बार आक्रमण किया। हर बार आक्रमण करने का उसका एक ही उद्देश्य था, यहाँ से मंदिरों को लूटना, खजानों को लूटना और वापस गजनी लौट जाना। इसने अपना पहला आक्रमण कब किया था, इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में होता है और अंतिम आक्रमण 1027 में होता है। किसके खिलाफ होता है, तो जाटों के खिलाफ अंतिम आक्रमण होता है, क्योंकि ये सोमनाथ का मंदिर लूट के जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और कुछ धन वापस ले लिया था। तो जाटों को सबक सिखाने के लिए फिर वापस गजनी आता है, मोहम्मद गजनी आता है और जाटों से अंतिम बार 1027 में युद्ध लड़ता है। आता है कि मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध युद्ध सोमनाथ मंदिर, ये कब हुआ था, ये 1027 में हुआ था। इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और काफ़ी अधिक मात्रा में सोना और धन की इसको यहाँ से क्या होती है, प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो पहला आक्रमण कब किया था, तो 1175 ईस्वी में किया था। दूसरा आक्रमण 1178 में, पाटन कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है कि जब दूसरी बार आक्रमण किया था पाटन पे तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो ये भीम द्वितीय था। इतिहास में काफ़ी फेमस लड़ाई रहा है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। ऐसे याद करें, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। पहला तराइन के युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच और गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। पहली लड़ाई में क्या करता है, चौहान यहाँ पे क्या हो जाता है, पृथ्वीराज तृतीय विजयी होता है, मोहम्मद गौरी को हरा देता है और मोहम्मद गौरी क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ कर देता है और गौरी यहाँ से वापस चला जाता है। इस युद्ध में गौरी को लगता है अंदर से काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है और ये अंदर ही अंदर मन में ठान लेता है कि अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और 1 साल तक अपने आप को पूरी तरह से तैयार करता है। यानी 91 में हुआ था पहला और 92 में खुद को तैयार करके वो आके फिर से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध करता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, गौरी बुरी तरह से हराता है और इनको बंदी बना लेता है, बंदी बना के कारागार में डाल देता है। आगे देखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में। ये भी काफ़ी फेमस युद्ध है। चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194 में। किसके किसके बीच, गौरी और जयचंद के बीच। इसमें भी मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जयचंद को हरा दिया। आगे देखते हैं, एक तरफ अभिलेख है और दूसरे तरफ शासक है। क्वेश्चन आता है कि अभिलेख का नाम दे देगा, जैसे हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। पूछता है कि इस अभिलेख का संबंध किस शासक से रहा है। आइए देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे रहता है, कलिंग नरेश खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध हो जाता है रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय। एहोल क्या हो जाएगा, पुलकेशिन। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख का गौतमी बालश्री। अब भीतरी अभिलेख का हो जाता है स्कंद गुप्त। ये अभिलेख और शासक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और देखते हैं। कहता है हाथी गुफा तो कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीतरी अभिलेख हो जाता है स्कंद गुप्त। आगे देखते हैं, इस तरह से एक टॉपिक का स्मरणीय तत्व समाप्त होता है। दूसरे सेट में देखते हैं स्मरणीय तत्व में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम वंश जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बुक में एक जगह कलेक्ट करके दिया हुआ है।
सबसे पहला कि गुलाम वंश के संस्थापक। क्वेश्चन आता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कौन हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। बहुत लोग दिल्ली मार देते हैं तो जो गलत हो जाता है, ध्यान में रखे। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो ऐबक ने डाली थी। और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इस इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, लाख बख्श। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान करता था। आगे देखते हैं, ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम। आता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, ये एक मस्जिद था। और कुव्वत उल इस्लाम ये भी क्या था, मस्जिद था। दोनों का निर्माण इसी के द्वारा, किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर, तो दिल्ली में। आगे देखते हैं, बख्तियार खिलजी, इसका नाम आता है बख्तियार खिलजी, जो क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, इसलिए इसका नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। और नालंदा विश्वविद्यालय आज भी काफ़ी स्मरणीय है और अभी भी ये चल रहा है, फिर से इसको प्रारंभ कर दिया गया है। तो बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो ये ऐबक का सेनापति था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, जो ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। अब तक गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। अब लाहौर से कहाँ आ गई है, दिल्ली में। किसके द्वारा लाया गया, ये इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। उस समय जो भी शासक बनते थे वो बगदाद के खलीफा से अगर स्वीकृति प्राप्त करते थे तो उसको वैधानिक शासक कहा जाता था। तो पूछा जाता है कि पहला ऐसा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से स्वीकृति प्राप्त की थी, तो नाम हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तुर्काने चिहलगानी नामक संगठन बनाया। ये 40 अमीर तुर्कों का क्या था, एक संगठन था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और एकता प्रणाली का संबंध किससे हो जाता है, एकता, तो इल्तुतमिश, याद रहेगा, एकता इल्तुतमिश। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्काने चिहलगानी का विनाश किसने किया, तो बलवन। जब बलवन शासक बना तो उसने देखा कि तुर्के चिहलगानी का जो है शासन में काफ़ी दबदबा था। इस वजह से सबसे पहले बलवन ने क्या किया, ये तुर्काने चिहलगानी को क्या किया, समाप्त किया। इसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरुआत की। सिजदा मतलब होता है झुककर, शासक को झुककर उनको सलाम करना। और पैबोस होता था उसके पाँव को और हाथों को चूमना। इसकी प्रथा किसने प्रारंभ की, तो बलवन ने की। लोह एवं रक्त की नीति का किसने पालन किया, तो ये बलवन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन आता है कि लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, तो बलवन ने। आगे देखते हैं, नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को जुलू खां की उपाधि दी। जुलू खां की उपाधि किसने धारण की, तो नसरुद्दीन महमूद के द्वारा किसको दिया गया था, तो बलवन को। क्वेश्चन आता है कि उल्गू खां की उपाधि किसने धारण की, तो बलवन ने की थी। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन क्या करता था, जीवन यापन करता था। आगे देखते हैं, एक अगले जो सेट है उसमें स्मरणीय तथ्य में दिया हुआ है खिलजी वंश के बारे में। इसमें देखिए पूछा है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या हो जाएगा, खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। पूछेगा खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में पहले ऐसा कौन सा शासक था जो अस्थायी सेना रखा और सेना को नगद वेतन दिया, तो उसमें नाम आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। घोड़ा इसलिए दागा जाता था ताकि घोड़े की पहचान हो सके कौन राजा का घोड़ा है, और हुलिया लिखा जाता था ताकि सैनिक के बारे में पता चल सके। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खम्बा महल का निर्माण किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके समय भू राजस्व की दर क्या थी, 1/2 यानी 50%। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे नियुक्त किया था,
तो मलिक काफूर को इसने सेनापति के रूप में नियुक्त किया था और इसे भेजा था कि जाइए दक्षिण भारत की विजय प्रारंभ कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगति काफ़ी क्या थी, ये पसंद थी। ये कभी कभी दरबार में नंग होके नाचता भी था और गाता भी था। आगे देखते हैं अगले सेट में जो स्मरणीय तथ्य है, इसमें दिया हुआ है कि तुगलक वंश के संस्थापक, ठीक है, तो तुगलक वंश के संस्थापक हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। पूछेगा क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य और शिक्षित और विद्वान शासक कौन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये जितना ही शिक्षित और जितना ही विद्वान था उतना ही अपने जीवन में असफल शासक भी सिद्ध होता है। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पियासु कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो भी नीतियाँ थी ऐसी थी ना, इस वजह से इसको क्या कहा जाता था? स्वप्नशील, पागल। इस स्वप्न में कोई चीज़ देखा उसको उठा और लागू कर देता था, इसलिए इसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है। आगे देखते हैं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोही, आता है कि कृषि विभाग के लिए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसी के द्वारा किया गया था। इसने अपनी राजधानी कहा कि दिल्ली से अब तक राजधानी कहाँ हो गई थी? लाहौर से दिल्ली आ गई थी। अब दिल्ली से देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। आगे देखते हैं सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। आता है सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा किया गया? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। आगे देखते हैं सांकेतिक मुद्रा कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉन्योर्स कहकर पुकारा है। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री, आता है क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये था मोरक्को का। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का था। किसके शासनकाल में आया था? तो इसी के शासनकाल में कहाँ आया था? ये भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। आगे देखते हैं ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? ये हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था। सुल्तान काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमूदार कहा जाता था। मजमूदार किसे कहा जाता था? जो सुल्तान काल में उधार लिए गए धन का हिसाब रखते थे। आगे देखते हैं एक तरफ विभाग है और दूसरी तरफ क्या है? संबंधित सुल्तान है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का संबंध किससे हो जाता है? तो दीवाने अर्ज का हो जाता है बलबन से। दीवाने मुस्तकराज हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। दीवाने कोही का संबंध हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवाने खैरात, खैरात क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा था। दीवाने खैरात प्रारंभ किया गया था जो गरीब महिलाएं उनके शादी ब्याह में जो खर्च होता था उसके लिए। दीवाने बंदगान ये क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या हो जाएगा? ये तीन, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इम्तिहाक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। एक बार फिर से देखते हैं दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या हो जाएगा? दीवाने अर्ज हो जाएगा बलबन से। दीवाने मुस्तकराज ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। दीवाने कोही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवाने खैरात हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दीवाने इम्तिहाक तीनों का संबंध हो जाता है फिरोज शाह तुगलक से। आगे देखते हैं सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक हो जाएंगे खिरिज खां। सैयद वंश के संस्थापक हो जाते हैं खिरिज खां। रैयत अल्लाह की उपाधि धारण की किसने? खिरिज खां ने रैयत अल्लाह की उपाधि धारण की। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, लोधी वंश के संस्थापक कौन करेगा? बहलोल करेगा। याद करने का तरीका हो जाएगा लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना कब की गई? तो 1504 में। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोधी के द्वारा। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने की प्रतिबंध कर दिया था। इसने गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविताओं की रचना की। किस शीर्षक से? तो गुलरुखी शीर्षक से क्या की? फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध क्या था? देवल क्या था? ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य से इसका संस्थापक कौन थे? दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर नाम से ही तात्पर्य है कि विजयनगर मैंने जीता हुआ नगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जीता हुआ या विजित नगर। इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो ये हम्पी में थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी। निकोलो कांटी क्या किया था? ये विजयनगर की नगर आया था। आता है क्वेश्चन कि निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा किसके समय में किया था? तो देवराय प्रथम के समय में किया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक किसके समय आया था? तो देवराय द्वितीय के समय। निकोलो कांटी आया था देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रजाक आए थे देवराय द्वितीय के समय। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई है। जगबेटकर की संज्ञा किसको दी गई है? तो देवराय द्वितीय को। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पे आया था किसके शासनकाल में? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। ठीक है, बारबोसा किसके समय आया है? तो कृष्णदेव राय के समय में आया है। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर की यात्रा पर आया। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर अपने जो आत्मकथा थी उसमें कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। आता है क्वेश्चन कि बाबर की आत्मकथा में किस शासक का नाम मिलता है? तो कृष्णदेव राय का मिलता है। इसने कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। क्वेश्चन आता है अष्टदिग्गज कौन थे? तो क्या थे? ये तेलुगु साहित्य के क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय के दरबार में, अष्टप्रधान कहे तो शिवाजी के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बताया जाता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। ये काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? तो 1565 में हुआ है। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की क्या होता है? समाप्ति हो जाती है या विनाश हो जाता है या समाप्त हो जाता है। देखते हैं अब अगले सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य में क्या दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं बाबर। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। तो बादशाह की उपाधि किसने? बाबर ने धारण की। इसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 5 बार किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया हुआ है। तो तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ है? तो प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। उसके विजय होने का सबसे बड़ा कारण भी तोप खाना ही था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर नामा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर नामा। किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा क्या किया गया? बाबरनामा को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में किया गया। आगे देखते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए जो 4 युद्ध, प्रमुख युद्ध है, चारों एक जगह दिया हुआ है। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा हो जाता है चंदेरी और घाघरा। इसको याद करने का एक फनी ट्रिक हो सकता है, पानी पिया खाना किया चल घर। यानी पानी पिया खाना खाया कहाँ चल? तो चल घर। याद करने का ट्रिक हो सकता है। पहला हो जाता है पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। याद करने का तरीका भी है। 1526, 27, 28, 29 ये चारों युद्ध क्या हुए हैं? लगातार हुए हैं। पहला पक्ष में क्या होता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया। उसमें बाबर विजयी हुआ और क्या किया? क्या बोलते हैं, मुगल वंश की क्या किया? इसने भारत में नींव रखा। मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध से हो गई? पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा खानवा के युद्ध में इसने राणा संगा को हराया, और तीसरा में मैदानी राय को, और चौथा में अफगानों को। ये खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। ये भी काफ़ी, राणा संगा का उस समय काफ़ी दबदबा था और बाबर के सेना ने राणा संगा के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तब उसने क्या किया? इसने धर्म का सहारा लिया और अपने सेनाओं के बीच में कहा ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ना है, ये अल्लाह तल्ला के लिए लड़ना है।
और क्या किया, अपने सेना को मोटिवेट किया था। ये भी युद्ध काफ़ी फेमस है। और आगे देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं का बेटा था अकबर। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है? हुमायूं, और हुमायूं के बाद उत्तराधिकारी हो जाता है अकबर। इसने 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना की। दिन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने की। कब की? तो 1533 में। कब क्या है? 1533 में। ये जो हुमायूं था ये ज्योतिष विद्या में काफ़ी विश्वास रखता था, इसलिए इसने क्या किया था, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए बताया था कि हर दिन एक रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तो 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में। इस चौसा के युद्ध में क्या हुआ? शेर खां ने क्या किया? हुमायूं को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 17 मार्च 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां क्या हुआ? विजयी हुआ। आगे देखते हैं, कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यापित करने लगा, मतलब इधर उधर घूम घूम के अपना जीवन यापन करने लगा। और पुनः 1555 में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को क्या किया? पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की हो जाता है गुलबदन बेगम द्वारा। आगे देखते हैं, देवरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध हो जाता है 1531 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। देवरा का युद्ध 1531, सरहिंद का युद्ध 1555 में। शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बाबर खां लोहानी ने। क्यों दिया था? तो शेर शाह सूरी ने तलवार के एक ही झटके पे शेर को मार दिया था। इसकी इस बहादुरी और वीरता को देख के बहार खां ने इसका नाम शेर शाह रख दिया। आगे देखते हैं, शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत की। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत किसने की? तो शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। पाटलिपुत्र को पुनः पट्टा के नाम से किसने स्थापित किया? तो शेर शाह ने। कब किया? तो 1541 में। इसने किला कुहना, क्या नाम है? किला कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। आता है किला कुहना नामक मस्जिद की स्थापना किसने की? तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। अब देखते हैं अगले सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जो अकबर से रिलेटेड है। देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक, ठीक है, सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो 14 फरवरी 1556 काला नौर में। 1556 में क्या होगा? तो पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1556 में। पहले पानीपत की लड़ाई से क्या होगा? मुगल वंश की स्थापना होगी। दूसरे पानीपत की लड़ाई से क्या होगा? अकबर सम्राट क्या बनेगा? शासक बनेगा। अकबर का संरक्षक कौन था? क्योंकि अकबर उस समय 12-13 साल का ही था, तो इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। इसी ने पानीपत की द्वितीय लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी। सेना का नेतृत्व बैरम खां के द्वारा ही किया गया था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच, किसके बीच हुआ है? हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर क्या हुआ? विजयी हुआ। यहीं से अकबर सम्राट शासक बनता है। 18 जून 1576, क्या बोल रहा है? 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? तो 1576 में हुआ है। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व, इसलिए भी फेमस है कि देखिए हल्दी घाटी में मुगल सेना मुसलमानों की सेना थी। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? हिंदू शासक मान सिंह, ठीक है। जबकि महाराणा प्रताप हिंदू शासक थे, इनके सेनापति जो थे वो एक मुसलमान थे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो अकबर के शासनकाल में हुआ है। आगे देखते हैं, मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। ये टोडरमल शेर शाह सूरी के समय भी थे और अकबर के शासनकाल में भी आते हैं। दिन्ने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था, दिन्ने इलाही धर्म को अपनाने वाला। अकबर के समय दशवंत बसावन और अब्दुल समद क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। आता है दशवंत और बसावन क्या थे? तो ये प्रसिद्ध क्या थे? एक चित्रकार थे। इसने तानसेन जो दरबारी कवि थे क्या थे? इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। अकबर द्वारा कंठाभरण
वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई थी? तो तानसेन को दिया गया था। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। ये जब अकबर गुजरात विजय किया था तो उसकी खुशी के उपरांत बुलंद दरवाज़ा की स्थापना की। और अकबर पहली बार समुद्र कब देखा था? तो गुजरात विजय करके आया तो पहली बार इसने देखा कि अरे समुद्र होता है। इससे पहले अकबर कभी समुद्र नहीं देखा था। आगे देखते हैं, एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, जिसको नगाड़ा कहा जाता है। अकबर क्या करता था? इसको बजाता था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज हो जाएंगे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। इस 9 रत्न पूछे तो अकबर के दरबार में। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अभी अकबर की बात हो रही है। आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, देखिए आगरा में भी लाल किला है और दिल्ली में भी लाल किला है। अगर आगरा के लाल किला की बात तो कहे तो किसने बनवाया? तो अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण किसने कराया? ये सब अकबर के शासनकाल में हुआ है। आगरा का लाल किला याद रखें और लाहौर का किला याद रखें, इलाहाबाद का किला, ये तीनों किले की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुआ है। इसने अब्दुल रस्मत को, किसको? अब्दुल रस्मत को सिरी कमल और मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी को जड़ी कलम। आता है कि सिरी कलम और जड़ी कलम की उपाधि अकबर द्वारा किसको दिया गया? तो सिरी कलम हो जाएगा अब्दुल समद को और जड़ी कलम पूछे तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। आगे देखते हैं, एक तरफ है कि अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है और दूसरे तरफ वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो दास प्रथा के अंत कब हुआ है? तो 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। उस समय तीर्थ यात्रा पर कर लगता था, तो तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1563 में किया गया। जजिया की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाना 1575 में। मजहर की घोषणा कब की? तो 1579 में। दिन्ने इलाही की स्थापना 1582 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिन्ने इलाही पूछता है, स्थापना 1582 में। इलाही सनवत की 1583 में। एक बार फिर से देख लेते हैं, दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो जाएगा 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। और दिन्ने इलाही की स्थापना कब हुआ है? 1582 में। दिन्ने इलाही 1582 में। इलाही सनवत 1583 में। आगे देखते हैं, एक और बच्चे, अब देखते हैं अगले सेट में जो स्मरणीय तथ्य है उसका दिया हुआ है। एक तरफ संप्रदाय दिया हुआ है और पूछता है कि इससे संबंधित कौन सा वाद था, इसको देखना है। तो जैसे श्री संप्रदाय है, इसे रामानुजाचार्य। पूछा श्री संप्रदाय का संबंध हो जाता है विशिष्ट द्वैतवाद से, और ब्रह्म संप्रदाय का संबंध हो जाता है द्वैतवाद से, और रुद्र संप्रदाय का शुद्ध द्वैतवाद से, सनकादि संप्रदाय से ये हो जाता है द्वैतवाद से। ये विशिष्ट द्वैतवाद वाला, ये ब्रह्म रुद्र, ये श्री संप्रदाय बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। विशिष्ट द्वैतवाद से इनका संबंध है। देखते हैं, श्री संप्रदाय का हो जाएगा रामानुजाचार्य से, ब्रह्म संप्रदाय का हो जाएगा माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय से विशिष्ट विष्णु स्वामी, और सनकादि संप्रदाय का हो जाएगा निम्मंकाचार्य से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से था? तो श्री संप्रदाय से है। क्वेश्चन आएगा कि श्री संप्रदाय का संबंध किस द्वैतवाद से है? तो विशिष्ट द्वैतवाद से। जब ये आया तो ये सभी क्वेश्चन इसकी वजह से क्या होता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको भी विशेष ध्यान दें। एक बार फिर देखते हैं, श्री संप्रदाय का संबंध हो जाता है विशिष्ट द्वैतवाद से, ब्रह्म संप्रदाय का संबंध हो जाता है द्वैतवाद से, रुद्र संप्रदाय का संबंध हो जाता है शुद्ध द्वैतवाद से, और सनकादि संप्रदाय का संबंध हो जाता है द्वैतवाद से। आगे देखते हैं, प्राचीन मंदिर है और उनके निर्माण करता है। किस मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही एग्जाम में प्रीवियस ईयर में हर जगह देखने को मिल चुका है। अब अगर आप सेट बनाते होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही मिला होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव
प्रथम। इसको एकदम रट लीजिए। आगे देखते हैं, मामलापुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश, ये भी है, एलोरा का कैलाश मंदिर काफ़ी वीवीआई है, कृष्ण प्रथम के द्वारा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव द्वारा। ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी के द्वारा। इसमें जो भी दिया हुआ है मंदिर और जिसके निर्माणकर्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। एक बार फिर देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कोणार्क पूछे तो नरसिंह देव प्रथम, और कांची का कैलाश मंदिर पूछे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामलापुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये दोनों नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, कांची का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का तट मंदिर। आगे देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। एलोरा का में क्या है, सूर्य मंदिर है, ये किसके लिए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। जगन्नाथपुरी का मंदिर हो जाएगा चोल शासक गंगदेव। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, ये भी पूछता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो हो जाता है उड़ीसा में। इसके संस्थापक ययाति केसरी के द्वारा। इस प्रकार 20 तक, जो अब तक मतलब जो 5000 प्लस का जो सेट है, उसमें सेट 20 तक जितने भी स्मरणीय तथ्य दिया हुआ था समाप्त हुआ। बहुत जल्द 20 से 30 यानी अगले 10 सेट में जितने भी स्मरणीय तथ्य होंगे उनको एक जगह करके वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपना कोई कीमती सुझाव हमें देना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट में। अगले सेट के यहाँ 20 से 30 तक जो भी स्मरणीय तथ्य होंगे उसको लेके हाजिर होते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।